हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को आज साइंस का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी विद्युत तथा विद्युत धारा का प्रभाव। ठीक है, ये चैप्टर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इससे जो है विद्युत आवेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप समझेंगे विद्युत परिपथ, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, चुंबक, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक, इससे रिलेटेड हर एक कंपटीशन में एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न। NMMS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी कंपटीशंस का तैयारी कर रहे हैं वो भी ये देख सकते हैं, स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, सारे बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, है ना। ये कुछ मिनटों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं फटाफट, जो है समझते हैं। जो टॉपिक है आपका पहला, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है? अगर हम सोचें, यहाँ पे देखेंगे कि पदार्थ का ये क्या है, एक प्रकार का गुण है। पदार्थ का क्या है? गुण है। जब हम किसी पदार्थ को घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जांच करके देखे होंगे बचपन में, है ना। एक कलम है, पेन को आप बालों में रब करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद आप धूल कण के पास उसको लेके जाते हैं तो धूल कण उसमें चिपक जाते हैं। इसका रीज़न है कि उस पेन में घर्षण के बाद क्या हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, और विपरीत आवेश वाले को क्या किया? वो खींच लिया अपनी ओर। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता। अभी हम क्या बताएं कि आवेश उत्पन्न होता है, तो किसी जो है यहाँ धूल कण के बारे में बताएं, धूल कण को खींच लेता है, तो खींच लेता है मतलब उसमें चुंबकीय गुण आ गया है, तो विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सिंबल है वो Q से दिखाया जाता है। अगर हम देखें विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जिसको C से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक आपका धन आवेश होता है, एक आपका ऋण आवेश होता है। यानी कि धन आवेश का मतलब कि पॉजिटिव और ऋण आवेश का मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं। मतलब ये धन आवेश प्लस वाला और ऋण आवेश माइनस वाला। क्लियर है यहाँ तक? जैसे आप देखेंगे, उदाहरण तो हम बता ही दिए हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ी जो होती है धन आवेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। अभी ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, जब कंबल को आप लोग क्या करते हैं, कंबल को जो है ओढ़ते हैं, ठीक ना, कंबल को ओढ़ते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है, उसमें भी आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक ना, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग जो है समझेंगे, देखिएगा, आगे चलते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? यहाँ पे एक और चीज़, एक और बात समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, देखिए होता क्या है कि लाइक चार्ज रिपेल, यहाँ पे आप समझिएगा। आपको पता है कि जब घर्षण होगा, आवेश उत्पन्न होगा तो दो प्रकार का होगा, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक वस्तु जो है जिस पर धन आवेश है और दूसरा भी वस्तु पर जो है धन आवेश है, दोनों जो है, दोनों पर क्या है? धन आवेश है। तो इस स्थिति में ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को विकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। क्या करेगा? दूर हटाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए कोई वस्तु पर माइनस आवेश है, यानी कि नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। ओके, और एक मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है इस पे धन आवेश है और किसी पे जो है ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को सटाएगा। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे। विद्युत धारा,
अगर हम विद्युत धारा की बात करें, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है ना। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब वही चीज़ है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो एम्पियर है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलो यहाँ पे समझते हैं विद्युत धारा इसका जो सूत्र होगा क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं। देखिए विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। यही तो कहा जा रहा है कि किसी चालक में, चालक कौन? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, दर का मतलब समय, अगर देखा जाए तो समय से डिनोट हो रहा है, तो प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे एम्पियर इसका जो रखा गया है मात्रक, वो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, जो कि जो है फ्रांस के रहने वाले थे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। सुचालक किसको कहते हैं? गुड कंडक्टर, सुचालक, जिससे विद्युत धारा आसानी से जो है सुगमता पूर्वक क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए। अब सुगमता पूर्वक अगर प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा अगर सुगमता पूर्वक जो है प्रवाहित हो रहा है, तो उसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है, सुचालक बोलेंगे। जैसे कि धातु, जितने भी धातुएं होती है लगभग अगर देखा जाए तो सब सुचालक होती है, ठीक है। पीतल, तांबा, चांदी। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, याद रखिएगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक। और पीतल और तांबा यहाँ पे देखिए, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब का वायर बनाया जाता है, ठीक है। कुचालक जिसको कहते हैं इंसुलेटर्स, यानी कि जिससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित ना हो, ठीक ना, ये याद रखिए। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, जैसे कि रबड़, सूखी लकड़ी इत्यादि, ठीक है। और बहुत सारे अधातु भी। एक आपका होता है क्या चीज़, यहाँ पे आप समझेंगे आगे। रबड़, सूखी लकड़ी इत्यादि, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो इसको हम लोग कुचालक कह देते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं विद्युत परिपथ। भाई विद्युत परिपथ क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। देखिए हम लोग जो जितना भी वायर, घर में जितना वायरिंग किया हुआ रहता है, तार वगैरह जोड़ करके फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो है चलाते हैं, तो उसको वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके और हमारा उपकरण चले। तो अगर देखें हम लोग, ये है बल्ब, क्या है? बल्ब। मान लीजिए कि एक बंद पथ है, ये क्या है? बंद पथ, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जिसमें क्या होगा? बल्ब जुड़ा हुआ होगा, एमीटर जुड़ा हुआ होगा, सेल जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, और ये स्विच होगा, स्विच। तो इस तरह से जब जोड़ करके हम लोग बना देते हैं, तो इसको कहते हैं विद्युत परिपथ बन गया। क्या बन गया? विद्युत परिपथ बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिएगा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ जिसमें विभिन्न युक्तियां जैसे बल्ब, स्विच, सेल इत्यादि संयोजित होती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ऑपेर होता है। याद रखिएगा, विद्युत परिपथ का जो मात्रक होता है ऑपेर होता है। क्या होता है? ऑपेर। एक प्रकार का बंद पथ है जिसमें बल्ब, स्विच, सेल इत्यादि जुड़े हुए होते हैं। तो समझ गए होंगे विद्युत परिपथ। इसके बाद आगे चलते हैं विद्युत शक्ति। यहाँ पे हम लोग चलेंगे। विद्युत शक्ति क्या है? इलेक्ट्रिक पावर जिसको कहा जाता है, यानी कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल
पर सेकेंड 1 वाट बराबर होता है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, जो कि आप लोग मीटर में जो है लोग देख करके और उससे जो है पैसा लेते हैं, ठीक ना, बिजली विभाग वाले, तो वो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है क्या चीज़ पता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे समझेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है जूल, देखिएगा। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट घंटा, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 वाट घंटा। यहाँ पे 1000 वाट घंटा, घंटा में अगर घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या देगा? 3600 वाट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि इस पर 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं? तो 10 के पावर 6 वाट सेकेंड हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। वाट सेकेंड को हम लोग जूल में दिखा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। देखिए फटाफट बताने का रीज़न है कि अब समय कम बचा है तो हम फटाफट बता देंगे। देखिए शक्ति का, यहाँ पे शक्ति का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं W/T होता है, यानी कि शक्ति, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, यानी कि कार्य बटा समय। क्लियर है? अब इसके बाद विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगर हम लोग यहाँ पे देखें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए, ठीक है, कि कोई जो है विद्युत धारा, एक प्रकार से विद्युत धारा किसी जो है अगर प्रतिरोध में जा रहा है, प्रतिरोध में हीटर भी हो सकता है, ठीक है, बल्ब भी हो सकता है, तो बल्ब में जो है विद्युत धारा जा रहा है, वो बल्ब जल रहा है। बल्ब जलता है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है कि नहीं? ऊष्मा यानी कि हीट निकलता है कि नहीं? जी बिल्कुल निकलता है। तो हीट निकलता है तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा बल्ब को दिए, बल्ब जलने लगा और उससे ऊष्मा निकलने लगा, तो ये क्या हो गया? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो गया। हीटर में भी देखने को मिलेगा। हीटर क्या होता है? गर्म होता है कि नहीं हीटर? बिल्कुल, जैसे ही विद्युत धारा देते हैं तो गर्म होने लगता है हीटर। क्लियर है? तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, देखिए किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात धारा के बढ़ने के साथ साथ जो ऊष्मा होता है उसका भी मान बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप धारा दीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, जितना ज़्यादा वोल्ट दीजिएगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मा जो है बाहर रिलीज होगा। चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखना, चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा जो है हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पर समय के अनुक्रमानुपाती होता है ना, अनुक्रमानुपाती समय के होता है, तो जितना ज़्यादा समय होगा उसी अनुसार ये काम करेगा। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब, ये जो होते हैं तापीय यंत्र कौन कौन होते हैं समझते हैं। विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत इस्त्री है ना, कपड़ा प्रेस करने वाला, विद्युत ऊष्मा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उक्तियां हैं। यहाँ पे आप लोग समझेंगे, यहाँ पर विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री तथा विद्युत ऊष्मा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उक्तियां हैं। मतलब कि ये सब चीज़ से जो है जैसे ही धारा देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, वैसे ही क्या होने लगता है, उसमें से ऊष्मा निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे आगे चलेंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्तियाँ कौन कौन है? विद्युत बल्ब। भाई विद्युत बल्ब के बारे में बताते हैं। देखिए विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, ठीक है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आपको यहाँ पे बताते हैं क्या चीज़ है, समझिएगा। देखिए ये बल्ब है, अब इसका ये वाला तंतु है, क्या है? तंतु, जो कि टंगस्टन से बना हुआ होता है। अब इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो होता क्या है कि जब इसमें हम विद्युत धारा जब देते हैं तो ये जलने लगता है। अब जलने लगता है, जलने के साथ साथ क्या करता है? हीट बाहर निकलता है। क्या निकलता है? हीट बाहर निकलता है, ठीक ना, होता है कि नहीं जी? अनुभव तो किए होंगे सारे बच्चे। चलिए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ
विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक प्रेस विद्युत इस्त्री है जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? कपड़ा प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप समझेंगे यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जिसमें नाइक्रोम 80%, 20% क्रोमियम के तापक तार का उपयोग होता है और विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे आप समझेंगे, थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए ये जो होता है ना, यहाँ इसके तल के नीचे जो धातु होता है मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु, ठीक है ना। अब मिश्र धातु देखिए किसका अगर देखा जाए यहाँ पर, सबसे पहले समझिएगा विद्युत इस्त्री नाइक्रोम, जिसमें यहाँ पर नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना होता है और 80% निकल होता है इसमें और 20% क्रोमियम होता है, ठीक ना। ये चीज़ अब विद्युत हीटर में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो कि 80% निकल और 20% क्रोमियम मिला करके बनाया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा विद्युत हीटर, विद्युत फ्यूज। विद्युत हीटर आप लोग देखे होंगे, अभी विद्युत हीटर के बारे में हम बताए थे। इस पे जो तंतु लगा हुआ होता है ना, स्प्रिंग टाइप का, यही होता है मिश्र धातु होता है। यही क्या होता है, जब विद्युत धारा देते हैं तो ये हीट होता है, उष्मा निकलता है कि नहीं, इसमें भोजन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो विद्युत हीटर है, ये नाइक्रोम का बना होता है। पूछा जा सकता है कि विद्युत हीटर जो होता है वो कि विद्युत हीटर का जो स्प्रिंग होता है, तापीय जो वस्तु होता है, जो गर्म होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पे समझेंगे। देखिए विद्युत फ्यूज, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। विद्युत फ्यूज तार मिश्र धातु, तांबा, टीन और शीशे से निर्मित होता है। याद रखिए विद्युत फ्यूज जो बनाया जाता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है? एक देखा जाए तो सुरक्षा युक्ति होता है। क्या होता है? सुरक्षा युक्ति। यहाँ पे जो एक वायर लगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का फ्यूज होता है। यहाँ भी इस प्रकार का बोर्ड में लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? इसमें एक वायर लगा हुआ होता है, ठीक ना। यहाँ भी एक वायर लगा हुआ रहता है। ये क्या होता है? फ्यूज, यानी कि एक प्रकार से मिश्र धातु होता है। ये जो तार होता है फ्यूज, वो मिश्र धातु होता है जो कि तांबा, टीन और शीशा से मिला करके बनाया जाता है, ठीक ना। फ्यूज तार का गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक होता है। मतलब गलनांक इसका कम होता है लेकिन प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए सुरक्षा युक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत से ये क्या हो जाएगा? ये पिघल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जिससे कि धारा प्रवाह होना बंद हो जाएगा, तो नुकसान होने से बच जाएगा। तो नुकसान होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। याद रखिएगा 2 क्रम में जो है विद्युत परिपथ को संयोजित किया जाता है। एक आपका है श्रेणी क्रम, अब एक आपका आ जाता है पार्श्व क्रम में, ठीक है, याद रखिएगा। एक आता है श्रेणी क्रम में, एक आ गया आपका पार्श्व क्रम में। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे, देखिएगा चुंबक, जिसको कहते हैं मैग्नेट, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है, ठीक ना। चुंबक एकरा कहते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। सीधी सी बात है भाई, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर देंगे? क्या करेगा? ये अपने में चिपका लेगा, खींच लेगा, लोहा में चिपक जाता है चुंबक, पता ही है ना। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक चुंबक होता है जो कि नेचुरल होता है, जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है। यहाँ पे देखिए प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे कि मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट जो पाया जाता है, ठीक ना, मैग्नेटाइट जो पाया जाता है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल, जो कि मानव द्वारा बनाया गया चुंबक है। आप देख सकते हैं ये जो जिसको कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक ये प्राकृतिक है। यहाँ पे देखिएगा वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, मानव द्वारा बनाया गया। जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, नाल चुंबक है, ठीक है। अस्थाई चुंबक, लोहा, देखिए अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है लोहा, निकल और कोबाल्ट के मिश्र धातु से बने होते हैं, जो अस्थाई चुंबक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा अस्थाई चुंबक। अब इसके बाद जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पे समझेंगे।
ऑस्टेंड नामक वैज्ञानिक, ऑस्टेंड जो है वैज्ञानिक थे जो कि विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में यहाँ पे बताए थे। देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के पारितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस तार के अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल आपको हम दिखाते हैं, अभी चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं। चलिए आगे इसको हम बता ही देते हैं, देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप विद्युत चुंबक, देखिए इस प्रकार से, देखिए क्या लूप बनाते हैं कि वायर का लूप बना देते हैं, ठीक है, लूप स्प्रिंग टाइप का, उसमें कील को लगा दीजिए और सेल से जोड़ दीजिए। इस प्रकार से जब आप बनाते हैं तो कोई लोहे का चुंबक जो होगा, कोई लोहे का पदार्थ होगा, वो क्या करेगा, इसमें चिपक जाएगा। आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट जो है चुंबक की तरह इसका जो है व्यवहार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे कि परिनालिका के भीतर, परिनालिका वही स्प्रिंग, ठीक ना, जो बनाते हैं, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं बना करके। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एक स्प्रिंग टाइप का बन जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, एक पाइप ले लेंगे, अब पाइप पर क्या करेंगे, लपेट देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या करेंगे, लपेट देंगे, ठीक ना। लपेट देंगे तो ये क्या बन गया, परिनालिका बन गया, ठीक, क्या बन गया, परिनालिका। तो नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बता दें कि नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने में, क्योंकि जब तक विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा तब तक वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। अब विद्युत धारा बंद हो जाएगा तो चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देगा। लेकिन अगर स्टील का बनाया जाता तो स्टील का अगर बना देते क्रोड, ठीक ना, तो वो हमेशा के लिए जो है चुंबक बन जाता, मतलब अस्थायी चुंबक हो जाता। इसलिए ना इसका स्टील का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चलेंगे और भी बातें समझते हैं। देखिए, विद्युत चुंबक में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती है। विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखिए विद्युत चुंबक में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी, विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, इसमें चुंबक तो केवल इसमें धारा प्रवाह के कारण ही संपन्न होता है, यानी विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, इसमें चुंबक तो केवल इसमें धारा प्रवाहित होने तक ही रहता है, इसलिए विद्युत चुंबक को अपने अनुसार बंद अथवा चालू किया जा सकता है। अभी बताए थे आप लोगों को कि जब तक इसमें धारा प्रवाहित होते रहेगा तब तक ये काम करेगा, उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। तो विद्युत घंटी जो होता है वो मोटर, विद्युत घंटी देखिएगा, विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर इत्यादि में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं तक आपका चैप्टर ये था और ये समाप्त होता है फिर से, और इसका जो ऑब्जेक्टिव लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।